Morning, friends. My name is Vikas Kumar, and I am the faculty in Adhyan the Effort. This coaching center is actually located near Plaza Chowk in Abhinandan Complex, which is in front of Kawadi Mart. And रांची में ये जो इंस्टीट्यूट है ये काफ़ी सालों से डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए और जो उनका सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है उसके प्रिपरेशन करवाते हैं। साथ ही साथ एसएससी जेई वगैरह की तैयारी होती है, जितने पीएसयू वगैरह हैं उन सब की प्रिपरेशन यहाँ पर होती है। तो कोचिंग काफ़ी पुराना है और लगभग 12 to 14 ईयर्स हो गए। यहाँ पर जितने भी फैकल्टी हैं ऑल ऑफ दे आर हाईली क्वालिफाइड। तो आज जैसा कि हम जो है वो इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर के लिए जो डबल ई बोल लीजिए या फिर ट्रिपल ई ब्रांच, इसके 4th सेम का सेमेस्टर का जो एक पेपर है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल मशीन 1, उसका हम लोग आज लेक्चर जो है वो यहाँ पर देखेंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है दैट इज़ बेसिकली रिगार्डिंग द ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन पार्ट 2। जो आपको ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है उसका पार्ट 1 ऑलरेडी है। आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन का पार्ट 1 आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले वो आप देख लीजिए, देन फिर इसका कंस्ट्रक्शन का पार्ट 2 है। छोटा सा एक टॉपिक है, आज हम लोग उसको कवर अप करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल जो मशीन है, जो आपको 4th सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर बोल लीजिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 4th सेम का एक पेपर है इलेक्ट्रिकल मशीन, उसका जो यूनिट 3 है, चैप्टर 3 दैट इज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, तो ये जो है आपको ये चैप्टर 3 में आपको मिलेगा। चैप्टर 3 है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसका हम लोग बेसिक प्रिंसिपल देखे, लेंज लॉ देखे, आपको टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर देखे, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग देखे इसका पार्ट 1 में कि ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें कोर कितने टाइप के होते हैं, दैट इज कोर टाइप एंड सेल टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हम 2 तरह के ट्रांसफार्मर को देखे थे, कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ओके, तो आज जो है हम लोग वो बेसिकली हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, जो और भी इक्विपमेंट्स होते हैं इसके साथ, जो और भी अटैचमेंट होती है उसको हम लोग आज बेसिकली देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, इससे हम लोगों का मोराल जो होता है वो बूस्ट होता है, वीडियो बनाने के लिए बूस्ट होता है। अपना जो भी आपका सुझाव रहता है, कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या किस तरह कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल वेलकम है उनके एडवाइस का। आप ज़रूर बताइए, हम लोग धीरे धीरे अपने कमियों को दूर कर लेंगे। ठीक, तो फॉर टाइम बीइंग आज हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर जो है पार्ट 2 उसको देखते हैं। तो अगर ट्रांसफार्मर को देखें हम लोग तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली अगर उसका एक होता है उसमें मेन टैंक, दिस इज एक्चुअली मेन टैंक। ये आपका ट्रांसफार्मर का एक मेन टैंक होगा। यहां पर एक आपको वाल्व दिया रहता है, देखेंगे किस काम आता है ये वाल्व। दिस इज अ वाल्व, ठीक है, दिस इज अ वाल्व। इसको हम लोग आउटलेट भी बोलते हैं। ये एक तरह का वाल्व होता है जिससे हम लोग इसमें जो है ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो फीड करते हैं, उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर में इस तरह का क्या रहेगा, एक आपको मेन टैंक रहेगा। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, तो ट्रांसफार्मर में यहां से आपको एक इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर जाएगा बाहर की ओर। यहां पर आपको एक
बकोल्ज रिले मिलेगा, बकोल्ज रिले मिलेगा। फिर ये आपको पहुंचता है एक खास तरह के टैंक में, ठीक। और यहां से फिर आपको एक ठीक है, दिस इज एक्चुअली, ये जो होता है, दिस इज जो अंदर बढ़ाता है, दिस इज सिलिका जेल, इसको हम लोग ब्रीदर बोलते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो रहता है, दिस इज स्ट्रक्चर इज एक्चुअली ब्रीदर, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली नोन एज कंजर्वेटर। ठीक है, और यहां पर आपको एक इस तरह का एक्सप्लोजन वॉल्व भी मिलेगा इस जगह पर। दिस इज एक्सप्लोजन वॉल्व, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। ये आपका यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा आपको, इसमें ऑयल एक्चुअली भरा हुआ रहता है। हम थोड़ा सा इसको लार्जर का बना देते हैं, क्लियर दिखेगा ये। यहाँ पर ये ऑयल रहता है इस जगह पर, क्या काम होता है हम लोग देखेंगे। ये कंजर्वेटर टैंक है, दिस इज कंजर्वेटर, दिस इज मेन टैंक, ये पाइप है, ये बकोल्ज रिले है। बकोल्ज रिले जो है ऑलवेज मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में रहता है। ठीक है, ये एक आपको एक रफ आपको दिख रहा होगा। तो ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि ये जो मेन टैंक होता है, इसी के अंदर जो हम लोग पार्ट 1 में जो वीडियो लेक्चर देखे थे, उसमें क्या था कि हम लोग जो कोर बनाए, वो कोर टाइप हो चाहे सेल टाइप हो, तो उस पर जो वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग करने के बाद इस मेन टैंक के अंदर उसको भर दिया जाता है, उसको डाल दिया जाता है। तो ये जो आपका मेन टैंक है, ये दिस इज योर मेन टैंक। ठीक, तो इस मेन टैंक में क्या रहता है, एक्चुअली ऑयल भरा हुआ रहता है। तो इस मेन टैंक में हम लोग एक्चुअली ऑयल भरते हैं, और इसी के अंदर जो है आपका ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग किया हुआ रहता है, जो कोर रहता है, इसी के अंदर इमर्ज रहता है, डूबा हुआ रहता है। ये जो हम लोग मेन टैंक में जो ऑयल भरते हैं, वो यहां से भरते हैं। ठीक है, इस जगह से हम लोग एक, दिस इज योर इनलेट। ठीक है, इनलेट मतलब यहीं से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल, दिस इज ट्रांसफार्मर ऑयल। तो इस इनलेट से हम लोग इस ब्रीदर, इस कंजर्वेटर में एक्चुअली हम लोग डालते हैं, और यहां से ऑयल जो है वो होता हुआ इस तरह से मेन टैंक में पहुंच जाता है। मेन टैंक को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पूरी तरह से फिलअप कर देते हैं। ठीक, कंजर्वेटर में जो ऑयल रहता है वो पूरा तरह से नहीं रहता, पूरा भरा हुआ नहीं रहता है, हाफ भरा हुआ रहता है, इस तरह से, इस तरह से ये हाफ भरा हुआ रहता है। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली जो ऑयल इस्तेमाल होता है, जिसको कि हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल बोलते हैं, ये बेसिकली एक तरह का मिनरल ऑयल होता है। ठीक है, इसका हम लोग का जो नाम रहता है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रो ट्रीटेड लाइट नेप्थेनिक डिस्टिलेट।
ठीक है, इसको नेप्थेनिक ऑयल भी बोलते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल जो रहता है ये बेसिकली मिनरल ऑयल रहता है, बहुत जगह ये आपको मिनरल ऑयल के नाम से भी मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली इसका जो नाम होता है नेप्थेनिक ऑयल मिलेगा, तो आपको कंपटीशन पूछता है ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है, तो नेप्थेनिक ऑयल मिलेगा तब भी आपका सही है, मिनरल ऑयल है तब भी सही है, नहीं तो इसका पूरा जो नाम रहता है दैट इज हाइड्रो ट्रीटेड लाइट नेप्थेनिक ऑयल, ये इसका पूरा नाम होता है। तो इस ट्रांसफार्मर ऑयल को हम लोग ट्रांसफार्मर के इस कंजर्वेटर के ऊपर जो है आपका एक इनलेट वाल्व रहता है, वहाँ से हम लोग फिल करते हैं और ये आपको इस मेन टैंक तक पहुँच जाता है। मेन टैंक को तो हम लोग पूरा भरते हैं, लेकिन ये जो कंजर्वेटर रहता है इसको हाफ रखते हैं, पूरा नहीं फिल करते हैं। अब इसके अंदर जो है बेसिकली आपका वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर का, कोर टाइप का हो चाहे वो सेल टाइप का हो, वो आपको जो वाइंडिंग्स है इसमें आपको इमर्ज्ड रहते हैं। तो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग पूरी तरह से इसमें डूबा हुआ रहता है। ठीक, अब क्या होता है कि अगर ट्रांसफार्मर में सपोज दैट लोड बढ़ा, तो ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ने से वो करंट ड्रॉ करेगा, करंट ड्रॉ करने से ट्रांसफार्मर में एक्स्ट्रा जो है आपको इस तरह से ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में लॉसेस देखने को मिलेगा, तो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग हीट अप होगा। ठीक है, और ये कोर जो है ये भी ट्रांसफार्मर का हीट अप होगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर का हीट है जो इसके अंदर कोर में और वाइंडिंग जो हीट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू आपको कोर लॉस हो या आपको कॉपर लॉस हो, तो ये जो हीट है इस हीट की वजह से क्या होगा, ये जो ऑयल आपको दिख रहा है ट्रांसफार्मर का, ये जो ऑयल आपको दिख रहा है ये ऑयल क्या होगा, गर्म होगा। जब भी ट्रांसफार्मर का ऑयल हीट अप होता है, गर्म होता है, कैसे गर्म हुआ, तो ये इस कोर का हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमको तो अल्टीमेटली कोर को ठंडा रखना है, कोर बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो इसमें लीकेज फ्लक्स की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये जो वाइंडिंग इसके ऊपर लपेटा गया, वुंडेड किया गया, वो वाइंडिंग का डैमेज होने, उसके इंसुलेशन का बर्न होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो हम लोग ट्रांसफार्मर के पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि हम लोग कई तरह के उपाय लगाते हैं ताकि ट्रांसफार्मर का कोर बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। इसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर के कोर को ज़्यादा गर्म नहीं होने के लिए सीआरजीओ मटेरियल से बनाते हैं ताकि हिस्टेरिसिस लॉस को कम कर सके। फिर प्रॉपर सिलेक्शन होने के बाद जब इसका सीआरजीओ मटेरियल से सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एडी करंट लॉस को भी काउंटर करते हैं। उसके लिए ट्रांसफार्मर कोयल को पतले पतले स्ट्रिप में काट लिए थे। फिर लेमिनेशन के लिए हम लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल किए थे या फिर वार्निश पेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर लेमिनेट करने के बाद फिर इनको स्टैगरिंग प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर आपको जो आपको कॉर्नर है यहाँ पर इनको बट जॉइंट बोलते हैं, यहाँ पर लीकेज फ्लक्स ना हो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इन बट जॉइंट पर अच्छे से नट और बोल्ट से थ्रू टाइटली इसको कस देते हैं। ये सब हम लोग कुछ उपाय लगाते हैं जिससे कि कोर लॉस कम हो जाता है। ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग के लॉस को कम करने के लिए ऐसे मटेरियल का चुनाव करते हैं जिसका ऐसे कॉपर यानी ऐसे वाइंडिंग्स, ऐसे कंडक्टर से हम लोग इसको वुंड करते हैं जिसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी कम हो, तो कॉपर हम लोग इसमें चुनते हैं। कॉपर से वाइंडिंग करते हैं, उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू कम रहती है। तो ये सारा हम लोग उपाय लगाकर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोशिश करते हैं कि ट्रांसफार्मर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफार्मर के अंदर हीट प्रोड्यूस ना हो। फिर भी ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हीट प्रोड्यूस होता है तो उस हीट को हम लोग को एज सुन एज क्या करवाना रहेगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज करवाना रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के कोर को इस तरह का एक टैंक के अंदर तेल भरकर, ट्रांसफार्मर ऑयल भरकर उसमें इमर्ज कर देते हैं। ठीक है, अब जब इमर्ज कर देते हैं और ट्रांसफार्मर में हीट जब प्रोड्यूस होगा तो ये ट्रांसफार्मर के ऑयल उस हीट को तुरंत क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे ही ये ट्रांसफार्मर को ऑयल एब्जॉर्ब करेगा उस हीट को, ये क्या करेगा, एक्सपांड होगा। एक्सपांड होकर ये इस तरह से इस रास्ते ये क्या होगा, इस रास्ते इस कंजर्वेटर में पहुंचेगा। ये क्योंकि अब ये तो मेन टैंक भरा हुआ है, अब इसको तो कहीं और जा नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, इस जैसे ही ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ट्रांसफार्मर का ऑयल एक्सपैंड यानी फैलेगा। और जब ट्रांसफार्मर का ऑयल फैलेगा यानी एक्सपांड करेगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ट्रांसफार्मर का ऑयल इस कंजर्वेटर में पहुंच जाएगा। ठीक, अब जब ये कंजर्वेटर में पहुंचेगा तो कंजर्वेटर में यहां पर रहता है एयर, क्योंकि ये आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। तो जब ये एक्सपांड करके ट्रांसफार्मर का ऑयल मेन टैंक से कंजर्वेटर में आता है तो धीरे धीरे ये ऑयल इस तरह से ऊपर की ओर उठने लगेगा। ठीक है, ऊपर की ओर उठने लगेगा तो यहां से जो एयर है इस ब्रीदर के थ्रू, इसके थ्रू एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, ये काम होगा। अब जब ट्रांसफार्मर का ऑयल
ठंडा होगा, मतलब ये इसका कोर का सारा हीट जो है एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब इसका हीट रिड्यूस होगा तो ट्रांसफार्मर का ऑयल ठंडा होना चाहेगा। जब ट्रांसफार्मर का ऑयल ठंडा होगा तो वो कंप्रेस होगा, दबेगा। जब ये दबेगा तो वापस से ये क्या करेगा, ब्रीदर से ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है वो किस में चला आएगा, इस जगह से खाली होके फिर ये मेन टैंक में इस तरह से वापस चला आएगा। यानी अब ये इस डायरेक्शन में ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है वापस इस मेन टैंक में आ जाएगा। ये तो काम होता है पहला चीज, यानी जब ये कोर हमारा गर्म होगा तो ट्रांसफार्मर का ऑयल एक्सपांड हुआ। जब कोर ठंडा होगा, एक्सपांड होकर ये जो ट्रांसफार्मर कोर गर्म होने से ट्रांसफार्मर का ऑयल एक्सपांड होकर ये कंजर्वेटर में पहुंच जाता है। और जब ये ठंडा होता है तो फिर ये कंजर्वेटर से वापस से किस में आ जाता है, मेन टैंक में आ जाता है। ये इसका एक साइकिल रहता है। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस होता क्या है, इस प्रोसेस में क्या है कि जब ट्रांसफार्मर का ऑयल ठंडा होगा यानी कंप्रेस होगा तो यहां फिर वापस से एयर आना चाहेगा, इस जगह पर एयर आएगा। तो एयर ये फिर एटमॉस्फेयर से लेगा, इस एटमॉस्फेयर से लेगा। तो एटमॉस्फेयर से जब यहां पर एयर मौजूद है तो ये एयर इसके थ्रू, इस नोजल के थ्रू अंदर की ओर एंटर करेगा। तो जो एयर होता है एटमॉस्फेरिक एयर, उसमें कई तरह के डस्ट पार्टिकल रहते हैं। उन डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है यहां पर जो ऑयल रहता है। ये ऑयल एयर में से जो डस्ट पार्टिकल रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है इसमें बेसिकली दो चीज रहता है, एक तो डस्ट रहेगा और दूसरा ह्यूमिडिटी रहता है। ठीक है, एक तो डस्ट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगा। तो डस्ट को तो ये ऑयल क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ह्यूमिडिटी का मतलब उसके अंदर वेट पार्टिकल रहेंगे, थोड़ी सी नमी रहेगी। उस नमी को, वो जो एयर में जो नमी है वो जब इस सिलिका जेल के लेयर से गुजरेगा तो ये सिलिका जेल जो है दिस विल एक्चुअली एब्जॉर्ब द ह्यूमिडिटी और द वेट पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द एयर। जो एटमॉस्फेरिक एयर में जो भी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, उसके बाद ये एयर कहां पहुंच जाता है, यानी ये ड्राई एयर हो जाता है। जब इससे यहां से एयर जाएगा तो ये ड्राई एयर होता है। कैसा एयर होता है, ड्राई एयर। ड्राई एयर मतलब इसमें कोई तरह का ह्यूमिडिटी नहीं है। तो हम लोग का ये ड्राई एयर जो है यहां वापस से कंजर्वेटर में पहुंच जाता है। अगर ये ह्यूमिडिटी इस सिलिका जेल अगर ये ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब नहीं करे तो ह्यूमिडिटी यहां पहुंच जाएगा। और जब ह्यूमिडिटी ट्रांसफार्मर ऑयल में मिक्स हो जाएगा तो ये ऑयल अगर यहां मेन टैंक तक पहुंचा तो ये जो आपको जो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग रहते हैं एचवी और एलवी वाइंडिंग, ये शॉर्ट सर्किट कर जाएंगे। ट्रांसफार्मर के एचवी एलवी वाइंडिंग क्या कर जाएंगे, शॉर्ट सर्किट कर जाएंगे। तो ये एक तरह का पॉसिबिलिटी रहता है जिसको खत्म करने के लिए हम लोग के लिए बेहद जरूरी है कि ट्रांसफार्मर जो एयर एटमॉस्फेयर से ले रहा है उस एयर में ह्यूमिडिटी बिल्कुल ना हो। इसलिए हम लोग यहां पर ब्रीदर के अंदर क्या करते हैं, सिलिका जेल और ऑयल लगाते हैं। ऑयल का काम रहता है डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेना, जबकि सिलिका जेल का फंक्शन क्या रहता है, एयर या एटमॉस्फेयर में जो भी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है उस ह्यूमिडिटी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले और ड्राई एयर को कंजर्वेटर तक जाने दे। तो एक्चुअली दिस इज द फंक्शन ऑफ द ब्रीदर। ये ब्रीदर का फंक्शन रहता है। अब क्या होता है कि ठीक है, इस तरह से ट्रांसफार्मर में ऑयल एक्सपांड हुआ, कंप्रेस हुआ। एक्सपांड होगा जब कोर ज्यादा गर्म होगा, ठीक है, कंप्रेस होगा जब कोर ठंडा हो जाएगा तब। ठीक है, ये प्रोसेस तो चलता है। अब क्या रहता है ट्रांसफार्मर में, यहां पर एक बकोल्ज रिले लगाते हैं। बकोल्ज रिले का काम क्या होता है, रिले इज अ सेंसर डिवाइस। रिले एक तरह का सेंसिंग डिवाइस होता है। रिले कैन सेंस द फॉल्ट। रिले क्या करता है, एक तरह से फॉल्ट को सेंस करता है और बकोल्ज रिले फॉल्ट सेंस करेगा। फिर एक तरह का अगर वो जो फॉल्ट है वो अगर सीवियर है तो ये एक कमांड भेज देगा सर्किट ब्रेकर को। तो एक्चुअली दो चीज होता है, एक रिले होता है और एक होता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर, देखिए, रिले कैन सेंस द फॉल्ट। रिले सिर्फ फॉल्ट को महसूस कर सकता है, उसकी सिवियरिटी कितनी है उसको महसूस कर सकता है। लेकिन ये
एक बार जब रिले फॉल्ट को सेंस कर लेता है तो फिर ये एक तरह का कमांड भेजता है किसको, सर्किट ब्रेकर को। अ सर्किट ब्रेकर कैन सेपरेट द हेल्दी सेक्शन फ्रॉम द अनहेल्दी सेक्शन, यानी सर्किट ब्रेकर डिस्कनेक्ट कर देगा हेल्दी सेक्शन को अनहेल्दी सेक्शन से। तो ट्रांसफार्मर अगर कनेक्टेड है किसी मेन सप्लाई लाइन से और किसी वजह से अगर ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देगा। तो रिले खुद ट्रिप नहीं कराता, ये भेजेगा सर्किट ब्रेकर कमांड, और सर्किट ब्रेकर जो है वो मेन ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर को क्या कर देगा, कट आउट कर देगा। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर कट आउट करने का काम करता है, ना कि रिले कट आउट करने का काम करता है। ठीक है, अब ये बकोल्ज रिले क्या होता है ये देखेंगे। बकोल्ज रिले जो है ये हमेशा ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में कनेक्टेड होता है। जब ट्रांसफार्मर का मेन टैंक अगर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, इसके ऑयल बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब कोर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। सिंपली बात है, ट्रांसफार्मर का कोर अगर बहुत ज्यादा गर्म होगा तो ट्रांसफार्मर का ऑयल भी बहुत ज्यादा हीट उसके अंदर वो एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसफार्मर का ऑयल भी बहुत ज्यादा गर्म होगा। तो बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर का कोर गर्म होने का एक इंडिकेशन है कि यहां पर कोई ना कोई तरह का फॉल्ट है। अब वो फॉल्ट छोटा मोटा भी हो सकता है या सीवियर फॉल्ट भी हो सकता है। अगर कोई छोटा मोटा फॉल्ट है, कोई लाइट फॉल्ट है, तो वो कुछ सेकेंड या कुछ टाइम के बाद खुद पे खुद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और अगर वो फॉल्ट सस्टेन कर जाता है, काफी लंबे टाइम तक रहेगा, तब ये ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है ये बहुत ज्यादा गर्म होकर यहां पहुंच जाएगा और ये फिर क्या होने लगेगा, एक तरह का प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। ट्रांसफार्मर का ऑयल अब इधर भी जगह नहीं है, ये भी पूरा ऊपर तक भर गया। अब ट्रांसफार्मर का ऑयल निकलेगा कहां से, तो इन दैट केस ये जो ट्रांसफार्मर का टैंक है ये ब्लास्ट कर सकता है। ठीक है, ये ब्लास्ट कर सकता है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का रिले लगाते हैं, बकोल्ज रिले। वो कहां लगा रहता है, मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में। अब जो बकोल्ज रिले रहता है ये काम कैसा करता है, तो देखिए बकोल्ज रिले के अंदर क्या रहेगा, बेसिकली अगर आप बकोल्ज रिले देखोगे तो इसके अंदर कुछ नहीं, तेल रहता है, ऑयल रहता है। ठीक है, और इसके अंदर इस तरह से ऑयल भरा हुआ रहता है और एक तरह का आर्म ऐसा रहेगा। ठीक है, और इसमें इस तरह का एक बॉल जैसा रहेगा। ठीक है, ये आर्म रहता है और यहां पर आपको दो स्विचेज मिलेंगे। ठीक है, एक अलार्म होता है, वन इज अलार्म, ठीक है, और एक ट्रिप होता है। ये जो ट्रिप रहता है ये एचजी यानी मरकरी का बना हुआ रहता है, एचजी स्विच रहता है। ट्रिप जो सर्किट रहता है इसमें क्या रहता है, मरकरी स्विच रहता है। ठीक है, अब क्या रहेगा, ये ट्रिप में एक्चुअली एक तरह का स्विच रहेगा। ठीक है, अब ये क्या रहता है, ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जब ये इसको आर्म एक्चुअली बोलते हैं, तो जब ये ऑयल बहुत ज्यादा हीटअप होगा, ये ट्रांसफार्मर का ऑयल बहुत ज्यादा हीटअप होगा। ठीक है, तो बकोल्ज रिले के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है, बकोल्ज रिले के अंदर जो ऑयल है इसका टेम्परेचर भी राइज करने लगेगा। तो जितना ज्यादा ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होगा उतना ज्यादा बकोल्ज रिले का भी ऑयल गर्म होगा। ठीक, जब गर्म होगा तो बकोल्ज रिले का ऑयल भी एक्सपांड करेगा, फैलेगा, और जैसे जैसे फैलेगा ये जो आपको आर्म दिख रहा है ये उठकर इस तरह से पहले इस अलार्म स्विच को टच कर जाएगा। जैसे ही ये अलार्म स्विच को टच करता है तो यहां से कनेक्शन और यहां से कनेक्शन गया हुआ रहता है। जैसे ही ये दोनों टच किया रहेगा यहां पर कुछ एक तरह का सायरन जैसा रहता है। ठीक, तो क्या होगा, जैसे ही ये इसको टच करता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाती है। सर्किट कंप्लीट हो जाती है तो ये क्या करना, एक बैटरी यहां लगा हुआ रहता है। ठीक है, कनेक्शन के लिए सप्लाई दिया रहता है। जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा ये अलार्म जो है यानी एक तरह का सायरन जो है वो बजने लगता है। ठीक है, सायरन बजता है जब बकोल्ज रिले का, तो ये इंडिकेशन होता है कि यहां एक तरह का फॉल्ट जो है ट्रांसफार्मर के कोर में एक तरह का फॉल्ट जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर का कोर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। ट्रांसफार्मर का कोर बहुत ज्यादा गर्म होने से ये ऑयल बहुत ज्यादा हीटअप हो रहा है, जिसकी वजह से ये अलार्म जो है वो बज रहा है। ठीक है, अब उस टाइम आप ट्रांसफार्मर के आसपास से हट जाइए, जब ये बकोल्ज रिले सायरन देता है उस टाइम से हट जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हुआ। अब ये क्या हुआ कि अगर इस ड्यूरेशन में
फॉल्ट रिमूव हो जाता है तो ये जो ऑयल है ये फिर क्या होने लगेगा, मतलब ये जो फॉल्ट अगर रिमूव हो तो ट्रांसफार्मर का कोर क्या होगा, फिर गर्म नहीं हो जाता, ज्यादा गर्म नहीं होगा, फिर वो ठंडा होगा तो ये ऑयल भी क्या होगा, कंप्रेस करने लगेगा। और धीरे धीरे जब ऑयल कंप्रेस करने लगेगा मतलब ऑयल का टेम्परेचर भी आपका क्या होने लगेगा, डाउन होने लगेगा। तो नतीजा बकोल्ज रिले का भी ऑयल का टेम्परेचर डाउन होगा, तो फिर ये बकोल्ज रिले का भी ऑयल क्या होगा, कंप्रेस करना शुरू होगा, धीरे धीरे ये ऑयल नीचे आएगा। तो ये फ्लोटिंग आर्म जो है, ये फ्लोटिंग आर्म भी नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा तो फिर ये कनेक्शन हट जाएगा, तो ये आपको जो सायरन बज रहा था वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा सप्लाई से, यानी दोनों का कनेक्शन हट जाएगा, तो ये सायरन बजना बंद हो जाएगा। ये एक चीज हुआ। लेकिन अगर ये होता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक केस ये भी पॉसिबल है कि फॉल्ट रिमूव नहीं हुआ, ये स्टिल यहां सटा हुआ है, फॉल्ट रिमूव नहीं हुआ। ये भी तो केस हो सकता है कि फॉल्ट ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं हुआ और बढ़ते ही जा रहा है टेम्परेचर ट्रांसफार्मर के ऑयल का। नतीजा बकोल्ज रिले के ऑयल का भी टेम्परेचर क्या होगा, राइज करता रहेगा। राइज करते रहेगा तो ये भी और ज्यादा एक्सपांड करेगा, एक्सपांड करेगा तो और फैलेगा। तो ये जो आपको अभी ये जो फ्लोटिंग आर्म था ये यहां दिख रहा था, ये फ्लोट करके ऊपर वाले से टच हो जाएगा। जैसे ही ये ऊपर वाले से टच होता है तो ये ऊपर वाला जो स्विच रहता है ट्रिप सर्किट होता है, ये जैसे ही इससे इस पे टच होगा तो ये कमांड भेज देगा किसको, सर्किट ब्रेकर को। और सर्किट ब्रेकर जो रहेगा वो आपको ट्रांसफार्मर को मेन सप्लाई से कट आउट कर देगा, हटा देगा मेन सप्लाई से। ठीक है, तो ये होता है सेकेंडरी। पहले बजेगा अलार्म, अगर अलार्म बजते तक में भी ये फॉल्ट अगर रिमूव हो जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर से, फॉल्ट रिमूव हो जाएगा तो कोर ठंडा हो जाएगा, कोर ठंडा होगा तो ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होगा, ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होगा तो बकोल्ज रिले के अंदर जो ऑयल भरा हुआ वो ठंडा होगा, बकोल्ज रिले के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है वो ठंडा होगा, तो फ्लोटिंग आर्म नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और फॉल्ट सस्टेन कर जाता है ट्रांसफार्मर के कोर में, तो ट्रांसफार्मर में अगर फॉल्ट सस्टेन करेगा तो कोर और ज्यादा गर्म होगा, गर्म होने से ऑयल और ज्यादा, ट्रांसफार्मर का ऑयल और ज्यादा हीटअप होगा, टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। नतीजा बकोल्ज रिले का ऑयल का भी टेम्परेचर बढ़ेगा और ये टेम्परेचर बढ़ने से और एक्सपांड करेगा और फ्लोटिंग आर्म जाके ऊपर वाले स्विच से टच कर जाएगा। ठीक है, जैसा ही ये टच करता है तो ये एक सर्किट जो है, ये कमांड जो है सर्किट ब्रेकर को भेज देगा। ठीक है, जैसे ही सर्किट ब्रेकर को कमांड भेजेगा, सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर को मेन सप्लाई लाइन से कट आउट कर देता है। ये एक तरह का सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से बकोल्ज रिले ही खराब हो गया, किसी वजह से बकोल्ज रिले क्या हो गया, मेरा खराब हो गया, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाया, तब अब इस ट्रांसफार्मर को कैसे बचाएंगे? तो उस टाइम के लिए क्या रहता है, यहां पर मेन टैंक में एक एक्सप्लोजन वाल्व दिया रहता है। यहां पर एक तरह का आपको दिख रहा होगा, ये एक तरह का आपको एलॉय का थिन पतला एक सीट यहां रहता है, बहुत ही पतला। ठीक है, अब जब जैसे प्रेशर कुकर के अंदर होता है ना, अगर किसी तरह से सीटी मान लेते हैं, काम करना बंद कर दिया, तो उसके बाद उसका एक सेकेंडरी आपको इंतजाम भी रहता है। तो उसके अंदर क्या रहता है, एक बहुत ही पतला मेटल का, बहुत ही पतला मेटल का लेयर रहता है, वो क्या होता है, मेल्ट कर जाता है प्रेशर से। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर से क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और फिर वहां से वेपर जो है निकल जाता है। कुछ वैसा ही बिल्कुल यहाँ एक्सप्लोजन वाल्व के साथ भी होता है। अगर ये काम नहीं कर रहा है, बंद हो गया, मतलब बिगड़ गया, ठीक है, तो अंदर तो हीट बढ़ते जा रहा है, हीट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ये जो एक्सप्लोजन वाल्व है, ठीक है, इसका जो ये मेटल सीट है पिघल जाएगा और ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है, ये इसके अंदर जो प्रेशर बन रहा है वो यहां से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है मेन टैंक फटेगा तो नहीं, लेकिन नुकसान नहीं करेगा कुछ। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, प्रेशर सारा का सारा ऑयल का जो प्रेशर है वो यहां से बाहर हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा इस तरह से, और इस तरह से हम लोग बचा लेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर को ब्लास्ट करने से। तो एक्सप्लोजन वाल्व का काम यही होता है। ये सीवियर कंडीशन में होता है, तब जब बकोल्ज रिले प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाया ड्यूरिंग द फॉल्ट। ठीक है, तो ये जो था, ये तो आपका एक ट्रांसफार्मर के पार्ट पुर्जा था जो आपको क्लियर हुआ होगा। मेन टैंक जिसमें कि हम लोग ऑयल भरते हैं, इसी मेन टैंक के अंदर इसमें पूरी तरह से ऑयल भरा हुआ रहता है और इस ऑयल के अंदर ही इमर्ज रहता है ट्रांसफार्मर का कोर और वाइंडिंग। यहां से आपको एक कंजर्वेटर कनेक्टेड रहता है, कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में बकोल्ज रिले रहता है।
कंजर्वेटर के पास आपको इनलेट वाल्व मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से आउटलेट वाल्व रहता है। आउटलेट मतलब कभी अगर ट्रांसफार्मर को ऑयल को बदलना रहा तो इस वाल्व को ओपन करेंगे, सारा का सारा तेल जो है यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा फंक्शन होता है। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुआ होगा। आफ्टर दैट इसमें एक चीज होता है, दैट इज रेडिएटर। रेडिएटर क्या करता है कि देखिए, रेडिएटर इसके ये जो हीट ट्रांसफार्मर का ऑयल हीटअप हुआ, तो ये जो ट्रांसफार्मर का ऑयल हीटअप हो रहा है, ठीक है, ये कंजर्वेटर में जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये हीटअप होकर ट्रांसफार्मर का ऑयल जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं कि रेडिएटर लगाते हैं। तो रेडिएटर इज बेसिकली अ कूलिंग पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। रेडिएटर क्या होता है? ट्रांसफार्मर का कूलिंग पार्ट होता है। जो रेडिएटर होता है, it is a cooling part of the ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का कूलिंग पार्ट होता है। कैसे कूल करता है? देखो, यहां रेडिएटर बना के नहीं दिखाया है, ठीक है। रेडिएटर दिखेगा कैसा, काम कैसा करेगा? तो रेडिएटर में क्या रहता है, ये जो मेन टैंक है, इसके अगल बगल क्या रहेगा, फिन टाइप का स्ट्रक्चर। फिन मतलब पंख जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये एक तरह समझ लीजिए, ये ट्रांसफार्मर का ऑयल है। अब ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है, ये जो फिन टाइप स्ट्रक्चर है, इसमें आपको पाइप जैसा ऐसा होलो पाइप आप बोल सकते, ये होलो पाइप रहता है, ठीक है। अंदर से ये खाली रहता है, हम ज्यादा नहीं बना रहे हैं, जैसा इधर है बिल्कुल वैसा ही उधर भी रहता है, ठीक है। होलो पाइप आपको रहेगा, ठीक है। बहुत ही पतला पतला ये पाइप रहता है, ठीक है। और ये पाइप जो रहता है इस तरह से, इसमें क्या रहता है, यहां से इसमें कनेक्शन आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। यहां भी आप बना लो, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर का ऑयल का ये आपको एटमॉस्फेयर में रहेगा, बाहर में। अब ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है गर्म हुआ, ये इन हॉलो पाइप्स में इस तरह से क्या करेगा, सॉरी, इन हॉलो पाइप्स में इस तरह से यहां से क्या करेगा, एंटर करेगा। एंटर किया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इन हॉलो पाइप्स में एंटर करता है, और इन हॉलो पाइप्स में एंटर करता है, और ये एटमॉस्फेयर में आ गया। ये आपको बाहर दिखेगा, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ये फिन टाइप का स्ट्रक्चर, इसमें एंटर करेगा, और बिल्कुल पतला पतला ऑयल जो है, ऑयल का धारा इसमें इस तरह से फ्लो करेगा, और फिर ये यहां से इसमें एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो जब ये इस तरह से इसमें इस तरह से साइकिल बना के जब ये घूमता है, तो चूंकि ये एटमॉस्फेयर में है, तो ये ऑयल क्या रहता है, एटमॉस्फेयर से जो इनको एयर टकराता है इसको, तो ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। मतलब जैसा ही ऑयल इस फिन लाइक स्ट्रक्चर में, पाइप नुमा हॉलो स्ट्रक्चर में आता है, तो ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं, एयर इनका एब्जॉर्ब, इनके अंदर का टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और फिर ये ठंडा होकर नीचे की ओर जाएंगे, और फिर वापस से मेन टैंक में चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस इस तरफ से भी होता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग, इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएटर। दिस इज कॉल्ड एज रेडिएटर, यही रेडिएटर होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग ट्रांसफार्मर को के ऑयल को जो मेन टैंक में रहता है उसको ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। ये एक तरह का कूलिंग पार्ट है। इसके अलावा फैन भी लगाते हैं। अगर हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर है तो उसमें रेडिएटर के साथ साथ क्या लगाया जाता है, फैन भी इंस्टॉल करते हैं, मतलब उसको ठंडा ठंडा हवा मिलता रहे, तो इसलिए उसमें फैन भी हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो जनरली जो भी पावर ट्रांसफार्मर होंगे, काफी हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें आपको फैन वाला स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा रेडिएटर के साथ साथ, ठीक है। तो ये जो था, इसके अलावा आपको जैकेट भी इसमें मिलता है। जैकेट रहता है, यानी चारों तरफ से इसमें एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर दौड़ाते हैं, उसके अंदर से पानी जो है, ठंडा पानी सर्कुलेट करवाते हैं। ट्रांसफार्मर के चारों तरफ से ऐसे एक जैकेट नुमा स्ट्रक्चर है। उस जैकेट नुमा स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, आपको ठंडा ठंडा
पानी भी दौड़ता रहता है। तो ये सब जो कूलिंग का स्ट्रैटेजी है ये हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर के साथ किया जाता है। हमारे जो जनरली कॉलोनी वगैरह में ट्रांसफार्मर दिखेगा तो उसमें फैन वगैरह इंस्टॉल नहीं रहता, बस ये फिन रहेगा, इस तरह का रेडिएटर रहता है बस। आपको जो हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर है जो सब स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन पे इंस्टॉल्ड होते हैं तो उनमें रेडिएटर भी रहेगा, फैन भी रहेगा और आपको वाटर जैकेट भी रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो अरेंजमेंट है, इन अरेंजमेंट्स के हेल्प से आप ट्रांसफार्मर को क्या कर लेते हो, कूल डाउन कर लेते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ट्रांसफार्मर का ये जो पार्ट 2 है इसमें ये वाला हिस्सा जो है क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो क्वेरी को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टिल देन आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।